सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। यहां पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2016 का। जी हाँ दोस्तों, 2016 का यहाँ पर हम विज्ञान का अपना प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये आप सभी के लिए वीडियो होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर तो करना मत ही भूलिएगा। दोस्तों ये आपका जो पेपर होता है 25 नंबर का होता है लगभग। में पेपर में हर एक चीज़, ये जितना भी पेपर मैंने अभी तक सॉल्व करा है सब में इन बातों को मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। वही बातें होती हैं सब, बस पेपर का ध्यान रखना है आपको कि समय कितना दिया गया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ समय 2 घंटा दिया गया, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अपने समय 1 घंटा होता है, जितने भी 25 नंबर के पेपर होते हैं उनका 1 ही घंटा का समय होता है, ठीक है ना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक क्या है उनके सम्मुख दिए गए हैं। दूसरा नोट क्या दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनका सही विकल्प छांट के आपको अपनी उत्तर पत्रिका में लिखना है। दूसरा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाता है जो कि 30 शब्दों में लिखना होता है। और तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है जो कि 50 शब्दों में लिखना होता है। तो इनको तो ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। इन बातों को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ। अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया दोस्तों किसके द्वारा? डार्विनवाद, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, या ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, या लैमार्कवाद द्वारा। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डार्विनवाद हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, निस्तापन विधि, या चुंबकीय पृथक्करण विधि, या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो भाई सेकंड नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो निस्तापन विधि हो जाएगा। सांद्रण विधि नहीं है आपका। ये फ्लेमन, ये चुंबकीय, गुरुत्वीय, ये सब सांद्रण विधि है, लेकिन निस्तापन जो है वो आपकी ये विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण में आवेश आ जाता है। क्षण में आवेश आ जाता है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखा है, कल वाली बहुविकल्पी की साइंस की पूरी बहुविकल्पी एक मैराथन क्लास में है, वो अगर आपने वीडियो देखा है तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुविकल्पी वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्न के जो अंक है उनके सम्मुख दिए गए कि भाई ये प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है ना। ये प्रश्न कितने नंबर का सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्षण में आवेश आ जाता है, ठीक है ना साथियों। क्षण में आवेश आ जाता है। किस प्रकार का? धनावेश आता है, ऋणावेश आता है, दोनों आवेश आते हैं, या कोई आवेश नहीं आता है। तो भाई थर्ड नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे, ठीक है ना सर। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पर धनावेश आ जाता है। फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है? आयनिक त्रिज्या क्या होती जाती? घटती जाती है। या फिर सुचालकता घटती जाती है, या घनत्व घटता जाता है, या धात्विकता घटती जाती है, या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो भाई फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा कि धात्विकता जो है वो बढ़ती जाती, ठीक है ना। धात्विकता जो है वो बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। रुधिर कणिका का क्या नाम है? लाल रुधिर कणिका है, प्लेटलेट्स है, श्वेत रुधिर कणिका है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। रुधिर कणिका का नाम है थक्का जमाने वाली जो प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स के कारण ही जो रुधिर का थक्का होता है, आप कहीं पर कट हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मतलब 1-2 मिनट में थक्का वहाँ पर जम जाता है, जिससे जो स्राव होता है खून ब्लड का वो बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो मतलब वो फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। अगर ऐसा ना हो जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, मतलब उसके घाव इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं, और ब्लड अगर कहीं कट जाता है तो वो काफ़ी देर तक निकलता रहता है, उसमें से धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे थक्का जमता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है ना। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमारा सेकंड टॉपिक, हमारा सेकंड नंबर जो हो जाएगा नोट में जो दिया गया था अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अति लघुत्तरीय में सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि दृष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखना है आपको, है ना। दृष्ट धारा क्या होती है, दृष्ट धारा किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दृष्ट धारा जिसको हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट इसको हम क्या कहते हैं सर? डीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसी को हमको डीसी एसी 2 प्रकार करंट होता है ना, तो डीसी यहाँ पर दृष्ट धारा किसे कहते हैं? यानी कि वह विद्युत धारा जिसकी दिशा
नहीं बदलती है तथा मान भी स्थिर रहता है दृश्य धारा कहलाती है। सिंपल से एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि वह विद्युत धारा जिसकी दिशा नहीं बदलती तथा मान भी स्थिर रहता है दृश्य धारा कहलाती है। अर्थात क्या होता है किसमें, अर्थात ये होता है कि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो उसे दृश्य धारा या डीसी कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसका दोस्तों, सिंपल से एक लाइन में, यहाँ तक आप लिखोगे ना तो एक लाइन में आ जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर के सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वाहारी जो जंतु होते हैं वो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है मेरे भाई, आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे जंतु, ठीक है ना, चाहे वे जंतु की बात करता है या फिर वे मनुष्य की बात करता है, इसमें दोनों प्रकार के आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाता है सर, दोनों प्रकार का इसमें आ जाता है, चाहे वो जंतु हो या मनुष्य हो। जंतु जो मांस तथा शाक सब्जी दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे इसमें आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। कुत्ता तो भले ही कुछ या बिल्ली कुछ भले ही कुछ और ना खाए, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी बन चुका है कि हर चीज़ खाता है, वो कोई चीज़ बाकी नहीं है। ठीक है ना, तो ये सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाता है। अगला हो जाएगा कि अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना दोस्तों, क्या पढ़ा होगा सर, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अयस्क के सांद्रण की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है सर, अयस्क के सांद्रण की यहाँ पर बात हो रही है। अयस्क के सांद्रण की यहाँ पर बात हो रही है। तो अयस्क के सांद्रण को के दौरान गुरुत्वीयकरण पृथक विधि द्वारा कैसे यहाँ पर हम इसको अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने हाई स्कूल या 11th में पढ़ा होगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी कि जब अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की, जो हल्की अशुद्धियाँ मतलब थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो इसका सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा, गुरुत्वीय के पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि चूड़ित अयस्क को जल की धारा में धोया जाता है। चूड़ित अयस्क जो होता है उसको जल की धारा में यानी जल में उसको धुला जाता है, और धुलने के बजाय जिसमें हल्की अशुद्धियाँ बह जाती हैं और जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती है सर, जल के नीचे क्या होती है, जल के नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है ना, जल के नीचे बैठ जाती हैं यानी तल पर बैठ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है। ठीक है ना सर, क्या होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो जाता है। अगला हो जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम बताना है आपको। सर एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एक्वायर्ड है, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड अर्थात बाहर से प्राप्त। ठीक है ना, एक्वायर्ड मतलब बाहर से प्राप्त। दूसरा होता है यहाँ पर कि एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब रोधक क्षमता यानी उन्मुक्त अर्थात लड़ने की शक्ति जो कि हमें संक्रमण के कीटाणुओं से रक्षा करती है। तीसरा डी से क्या हो जाएगा बात, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि कमी होना, डेफिशिएंसी यानी कि कमी होना, और सिंड्रोम का मतलब बहुत सी बीमारियों के एकत्रित लक्षण, बहुत सी बीमारियों के एकत्रित लक्षण। तो AIDS का आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि ए का मतलब क्या होता है, डी आई का मतलब क्या होता है, एंड डी का मतलब क्या होता है, और आपका एस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, एस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल गई होंगी। ठीक है ना, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो दो प्रमुख विशेषताएं आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित होते हैं और पदार्थों के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे के चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। और इसके अगर उपयोग की बात करते हैं, अगर हम विद्युत चुंबक के उपयोग की बात करते हैं तो इसमें आप 2-4 उपयोग लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो, कि चुंबक का उपयोग मैग्नेटिक कंपास बनाने में भी किया जाता है जो नाविकों एवं जहाज चलाने वालों को दिशा निर्देश में सहायता भी मिलती है। ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए कि, और आप एक और लिख सकते हो यहाँ पर बेसिकली कि चुंबक का उपयोग चुंबकीय खिलौने, फ्रिज के दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, अगर उपयोग की बात करेगा तब आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला हमारा बात आती है कि 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, यानी कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर बात आती है 1 एम्पियर की तो आपको पता होना चाहिए कि यदि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कितनी हो सर, 1 कूलाम। ठीक है ना, 1 कूलाम प्रति सेकंड हो, प्रति एस हो, तो धारा का भी मान 1 एम्पियर ही होगा। ठीक है ना,
क्या कहा गया है कि यदि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो तो धारा का मान भी क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। चाहे आप इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से कान पकड़िए, पकड़ेंगे तो कान ही ना, तो सेम उसी तरह से इसमें भी है, सेम उसी तरह से इसमें भी है। चाहे आप 1 कूलाम पर सेकंड की बात करें या फिर 1 एम्पियर की बात करें, दोनों एक ही माना जाता है, यहाँ पर एक ही होता है, ठीक है ना। ओके, अगले अब हम यहाँ से हमारा जो शुरू होता है दोस्तों वो लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, ठीक है ना साथियों। क्या शुरू होता है सर, लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 18, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ पर जो पेपर है इसमें आते लघुत्तरीय से 1 स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर 5 खत्म होने के बाद यहाँ पर इनको 6 से स्टार्ट करना था, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ऊपर के 5 बहुविकल्पी मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 क्वेश्चन पूरे के पूरे हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना, हो जाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा कि ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर देकर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ऊष्मा के सुचालक और कुचालक सभी को पता है यार, ऊष्मा के सुचालक क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक क्या होते हैं, सभी को पता है। ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विद्युत के सुचालक कौन सा, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, लवड़ों का जलीय विलयन, एल्युमिनियम विद्युत के चालक। विद्युत के कुचालक कौन होते हैं, रबड़, कांच, प्लास्टिक और लकड़ी, ये सब आपका इसमें आ जाता है। तो ये मतलब क्वेश्चन आप लोगों को तो पता ही है यार, विद्युत का सुचालक और कुचालक पदार्थ क्या किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होते हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा नहीं जा पाती, इसमें विद्युत धारा का रूपांतरण हो पाता है। तो मतलब ऐसे आपको लिख देना है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है पिग आयरन, ठीक है ना, पिग आयरन यहाँ पर आता है, पिग आयरन यहाँ पर आता है। ये आपका दोस्तों अगर आपके पास बुक होगी तो वहाँ पर ये आपका चैप्टर 2 का प्रश्न है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 67 अगर आपके पास बुक होती तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन। पिग आयरन जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि पिग आयरन जो होता है मतलब क्या कहते हैं उसको, लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है ना। क्या कहते हैं सर उसको, ढलवा लोहा ही नाम से जानते हैं पिग आयरन, यानी कि यह वह कच्चा ढलवा लोहा होता है। ये क्या होता है सर, पिग आयरन क्या होता है सर, ढलवा लोहा होता है, ठीक है ना। ढलवा लोहा होता है जो वात्या भट्टियों से उत्पादित किया जाता है। जैसे ढलवा लोहा ये होता है जो वात्या भट्टी, नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वात्या भट्टी से उत्पादित किया जाता है। और कच्चा लोहा घात वर्धनीय नहीं होता है और इसमें 4 से 5% से अधिक कार्बन और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। ये अशुद्धियाँ कच्चे लोहे का गलनांक कम कर देती हैं और इसे भंगुर बना देती हैं। कच्चे लोहे का उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ेदान इत्यादि में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। किसका, पिग आयरन का, यानी ढलवे लोहे का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि ढाल के ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 ये कहता है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध क्या करना है, एक प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध ये करना है कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। चुंबक के सिरे जो होते हैं वो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो यार ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ा है, ठीक है ना। एक लाइन आपको याद होगी और जो मैं बताने जा रहा हूँ वही आपको लिख देना है, बस ये आपके दिमाग में है ये चीज़ कि हाँ आपको पता है, बस आपको उसको लिखना कैसे है आपको पता है। देखिए आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक कागज़ के क्या ले लेते थे, एक कागज़ का टुकड़ा ले लेते थे, उसमें कुछ लोहे की कुछ छीलन डाल देते थे और उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या करते थे हम लोग, चुंबक को घुमाते थे उसके ऊपर, लोहे के किलो के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, तो खींच करके क्या होता है, चिपक जाता था। तो मतलब इसी को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको लिखना है, वो चीज़ें देखिए कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है कि एक कागज़ लें, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक कागज़ लें तथा उस पर लोहे के कुछ छीलन डाल दें, कुछ मतलब छोटे छोटे टुकड़े, छीलन उसे कहते हैं ना, छीलन डाल दें। फिर चुंबक को उस लोहे के छीलन के पास ले जाकर चारों ओर घुमाना है, ऐसे गोल गोल उसमें घुमाना है, जैसे छोटे छीलन पड़े हुए ना उसके ऊपर ही घुमाना, मतलब उसके पास ले जाना है कि इतना पास नहीं ले जाना कि सारे चिपक जाएं, धीरे धीरे घुमाना उसको, ठीक है ना। और हम देखते ये हैं कि चुंबक के सिरों पर लोहे के छीलन जो है बहुत अधिक तेज से चिपक जाता है, झट से उठता है और चिपक जाता है। और इस कारण यह कि चुंबक के सिरों का आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से अगर आप ये 2-3 लाइनें लिख देते हैं, 3 लाइनें लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका कोई नहीं कट करने वाला है, 2 नंबर आपका कोई नहीं कट करने वाला है। तो ये तो दोस्तों एक क्रियाकलाप होता है, ये एक क्रियाकलाप डाल के आप लोग लिख दीजिएगा। और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इस क्रियाकलाप से स्पष्ट यह होता है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ, तथा जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही ना, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है,
अगला हमारा यहाँ पर चुंबक हो जाएगा खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाना है आपको। खाद्य श्रृंखला जो है उसको आपको संक्षेप में समझाना है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं। तो आपको तो पता ही खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन, जिसे हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, फूड चेन कहते हैं, ठीक है ना, फूड CHAIN चेन कहते हैं इसको। खाद्य श्रृंखला को कहते हैं फूड चेन कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन के लिए क्या होते हैं, जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कोई वो खा रहा है तो कोई वो खा रहा है, कोई वो खा रहा है तो कोई वो खा रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है और इसे भोजन या खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से हम लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला को, ठीक है ना। जैसे आपको मैं इसमें चेन एक बता दूँ, जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर चेन की घास जो है, जैसे आप ऐसे भी बना के लिख सकते हो कि घास, उसके बाद एरो के माध्यम से आप हिरन, ठीक है ना, हिरन यानी घास को हिरन खाता है, और हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। इस प्रकार से घास क्या हुआ, घास एक आपका उत्पादक हुआ, ठीक है ना, और प्राथमिक उपभोक्ता आपका इसका हिरन हो गया, यानी घास को पहले हिरन खा रहा तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और शेर क्या हो गया, शेर को हिरन खा रहा तो ये उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। किसके उपभोक्ता के अंतर्गत, जो उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत ये आ जाता है। इसी प्रकार से घास हो गया, घास को कौन खाता है, खरगोश, खरगोश को कौन खाता है, भेड़िया, भेड़िया कौन खाता है, शेर, ऐसे मतलब होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये एक फूड चेन है। फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से क्लियर आपको पढ़ा भी होगा और अच्छे से आपको पता भी होगा फूड चेन के बारे में, क्योंकि फूड चेन तो हम लोग मोस्टली बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। अगला हमारा हो जाएगा डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताना। डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांतों को आपको बताना है कि डार्विनवाद के 5 आधारभूत कौन से सिद्धांत थे। तो देखिए डार्विनवाद का सिद्धांत क्या था, कि डार्विनवाद के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है, और डार्विन ने अपने सिद्धांत के अनुकूल वंशानुगत होने वाली, मतलब वंशानुगत होने वाली क्या होता है कि विविधताओं का अस्तित्व में प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी विविधताओं का चयन भी प्रमुखता होती है। इसमें आपका जैसे पहला नंबर आ जाता है, आधारभूत में आपका पहला नंबर आ जाता है कि सभी जीवों को प्रचुर जनन दर आ जाता है आपका, प्रचुर जनन दर आ जाता है। दूसरा नंबर आपका आ जाता है जीवों की संरचना में स्थिरता आ जाता है। तीसरा आपका आ जाता है जीवन संघर्ष आ जाता है। चौथा आपका विभिन्नता आ जाता है, ठीक है ना, चौथा आपका विभिन्नता आ जाता है, और पांचवा आपका योग्यतम की उत्तरजीविता आ जाती है। उसके बाद छठा आपका वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन पूछा यहाँ पर 5 ही गया है, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर 1-2 लाइनें लिख देते हो तो 2 नंबर तो आपको कंफर्म ही मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके इनके बारे में नहीं आता तो याद कर लीजिएगा। वैसे इनके बारे में अगर आपको वहाँ पर मान लीजिए नहीं याद रहता तो अगर आप पॉइंट वाइज भी लिख देते हो तो मतलब एग्जामिनर सोचेगा चलो ठीक है 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि सोडियम तथा मैग्नीशियम के जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, और इस अभिक्रिया में कौन कौन सी गैस निकलती हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं आपको एक बता दूंगा, एक आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, एक का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, एक मैं आपसे बता दूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको एक यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। जैसे सोडियम एवं मैग्नीशियम की बात की गई है, सोडियम और मैग्नीशियम की बात की गई है, तो अगर हम सोडियम, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर सोडियम को हम जल के साथ अपक्रिया करने पर रासायनिक समीकरण क्या होगी। देखिए सोडियम को अगर हम मिलाएंगे, यानी मान के चलिए 2Na प्लस 2H2O को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले हमारा यहाँ से 2NaOH बन जाएगा, ON बन जाएगा हमारा, प्लस का जो H2O है वो निकल जाएगा। कहाँ पे निकल जाएगा, वो वातावरण में निकल जाएगा। H2O क्या होगा, वातावरण में निकल जाएगा, यानी 2Na यानी कि सोडियम प्लस जल के साथ अगर इसकी हम अपक्रिया करते हैं 2NaOH प्लस जो हमारा जो जल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, तीर के माध्यम से ऐसे हम वाष्पीकृत दिखा देंगे। यानी कि दोस्तों उपरोक्त जो रासायनिक अपक्रिया में हुआ है, सोडियम के जल के साथ अपक्रिया होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तथा हाइड्रोजन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है वो बनता है, ठीक है ना। आपको सेकंड नंबर जो आपकी अपक्रिया है मैग्नीशियम वाली आपको करके बताना है। मैग्नीशियम को मैं आपको बता दूं क्या होता है, Mg होता है ना, Mg यानी 2Mg को हम मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे, और H2O के साथ मिलाएंगे, क्या बनेगा तो वो आपको बताना है। इतना मैंने बता दिया, अब आपको आगे बताना है कि हाँ क्या बनेगा और क्या क्या चीज़ें उसमें जल कहाँ पे जाएगा, क्या हाइड्रोजन कैसे, मतलब ये आपको बताना है, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा वैद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बताना है आपको।
वैद्युत बल्ब जो है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है ना। उसका क्या बनाना है सर, नामांकित चित्र बनाना है। उसमें देखिए बल्ब आपको क्या करना है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र आप सीधे बल्ब बना देंगे ना, तो आपका मतलब कहीं पे आपको कोई भी नंबर कट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, यहाँ पे एक ऐसे होती है ना, उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है, फिर यहाँ पे 2 निकले होते हैं, तो उसी को हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और उसके अंदर कैसे होता है, उसके अंदर भी कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसे इसमें छड़ होती है, फिर यहाँ पे कैसे कुछ के होता है। ये हमारा मान लीजिए विद्युत बल्ब हो गया। तो ये जो हमारा ये तार जुड़ा होता है, इस तार को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं इसको। और उसके बाद ये हमारा क्या होता है, कांच का बल्ब होता है, कांच का बल्ब होता है। उसके बाद इसके अंदर जो गैस भरी होती है उसको आपको दर्जा देना है नाइट्रोजन या आर्गन गैस, ठीक है ना। क्या होता है सर, नाइट्रोजन भी भरी होती है और आपका आर्गन भी, आर्गन। उसके बाद यहाँ पर ये जो छड़ होती, ये छड़ जिससे हमारा फिलामेंट का तार जुड़ा होता है, ये छड़ जो होती है हमारी, इस छड़ को क्या कहते हैं, सुचालक तार होता है। ये क्या होता है सर, ये सुचालक तार होता है। क्या होता है सर, सुचालक तार होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने एक बनाई है रॉड टाइप में, इसको कांच का स्तंभ कहते हैं, कांच का स्तंभ होता है ये। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो मैंने बनाई है, ये चीज़ जो मैंने बनाई है ना, ये चीज़, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, इसको आप कहोगे पीतल या एल्यूमिनियम का होता है ये इसको आप पीतल कहोगे या फिर एल्यूमिनियम का टोपी होता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी जो कीलें, जो ऐसे कीलें निकली होती है ना, इनको हम लोग कहते हैं रांगा। इनको क्या कहते हैं सर, इनको रांगा कहते हैं। और यहाँ पर एक पिन जो आपके होल्डर में फंसाने के लिए एक ऐसे पिन निकली होती है, इनको हम लोग पिन कहते हैं, ठीक है ना। होल्डर में फंसाने के लिए इनको पिन कहते हैं। तो ये हमारा बेसिकली विद्युत बल्ब जो है वो बनकर तैयार हो गया, विद्युत बल्ब जो है वो बनकर तैयार हो गया। अगर आप ऐसे ही मतलब आराम से बना के और इन सब चीज़ों को अगर आप दर्शा देते हो ना, तो मतलब यार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यार 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर आप फ्री में लेके आओगे, समझ लो फ्री में लेके आओगे। मतलब कोई कट ही नहीं करने वाला इन नंबरों को कोई कट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आपने हर चीज़ तो उसमें दर्शा दी है, कोई चीज़ बाकी ही नहीं रह गई जिसको आपने यहाँ पर दर्शाया ना हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पूरा 2016 का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, 2016 का प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पेपर देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आए है ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।